दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन इकराम, इस वक्त इमरान खान के सियासी ज़िंदगी के आखिरी ओवर्स, ख़तरनाक तरीन ओवर्स का खेल शुरू हो चुका है और जहां पर पूरे का पूरा निज़ाम इमरान खान के खिलाफ फील्डिंग कर रहा है और जबकि अकेला कप्तान उनके खिलाफ इस वक्त डट कर खड़ा हो चुका है और मकसद सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब को रास्ते से हटाना है। इट्स 1 वर्सेस ऑल की कंडीशन है और जिन्होंने इमरान खान साहब को निकाला था वो अब उतनी जल्दी जो है वो इमरान खान को इख्तिदार में भी लेकर नहीं आएंगे। ये तो आज साफ और शफाफ आपको आईने में भी नजर आ चुका है, क्रिस्टल एंड क्लियर हो चुका है। तो आज पाकिस्तान की सियासत की चंद खतरनाक और इंपॉर्टेंट खबरें जो है वो मैं आपके सामने शेयर करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आज की ये वीडियो। सबसे पहली खबर जो मैंने आपके सामने रखनी है कि इमरान खान के खिलाफ जो इस वक्त प्रोपागेंडा लॉन्च कर दिया गया है, जनरल बाजवा एंड कंपनी ने इमरान खान की पीठ पर छुरा घोंप दिया है और ताकतवर हलकों और खुफिया एजेंसीज ने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी चला दी है। अगर मैं यहां पर कहूं कि कुल्हाड़ा चला दिया है तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ऐसा मोहरा लॉन्च किया गया जो कि इंटरनेशनल फ्रॉडिया निकला है और इस हवाले से इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा एंड कंपनी पर केस दायर करने का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है, जिसने पाकिस्तान की सियासत में खलबली मचा कर रखती है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है कि इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर कश्तियां जला दी हैं और दूसरा यह कि अरशद शरीफ के कातिल आज पूरी कौम के सामने नंगा हो चुका है। तमाम डिटेल्स हैं वो मैंने आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत स्क्रीन के ऊपर कुछ डॉक्यूमेंट चलाऊंगा जो कि पहली दफा आपके सामने ब्रेक होने जा रही हैं। दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब ने नए आर्मी चीफ जो हैं जो बनने जा रहे हैं उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा महाज खोल दिया है। अब ये नया आर्मी चीफ कौन होगा, पहली दफा खामोशी तोड़ी गई है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है कि हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो चुकी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन अपने पिछले वीलॉग्स में मैंने बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको दी थी, जिसमें 2 ब्रेकिंग न्यूज ये थी कि इमरान खान साहब को ये नवंबर या दिसंबर के अंदर, जनवरी तक खान साहब को ये नाअहल कर देंगे। इससे पिछले वीलॉग में मैंने आपको खबर भी दी थी। तो वही सूरत हाल अब पैदा होना शुरू हो चुकी है कि इमरान खान साहब को नाअहल करने के लिए पूरी तरह से इस वक्त इंटरनेशनल फ्रॉडिये जो हैं उनको भी इकट्ठा कर लिया गया है। और दूसरी खबर मैंने आपको यह दी थी कि जो इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे हैं, ताकतवर हल्के इस लॉन्ग मार्च को इस्तेमाल करके हुकूमत को ब्लैकमेल करेंगे कि हमारी मर्जी का आर्मी चीफ अपॉइंट होना चाहिए। हुकूमत कह रही है कि हम अपनी मर्जी का आर्मी चीफ अपॉइंट करेंगे। शहबाज शरीफ साहब का इस्तेहकाक है कि वो जिसे चाहे आर्मी चीफ अपॉइंट करें, जिससे चाहे वो ना करें। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने बाकायदा तौर पर लंदन में भी ये पैगाम पहुंचाया था कि जनाब अगर आपने हमारी मर्जी को कबूल न किया तो आपकी हुकूमत को घर भेज दिया जाएगा। बहुत ताकतवर कॉल की थी जब शहबाज शरीफ साहब लंदन मौजूद थे और फिर उन्होंने अपने ड्राइवर को कहा था कि जनाब पीछे गाड़ी मोड़ लें और मैं अभी पाकिस्तान नहीं जा रहा। फिर आपने देखा कि 2 दिन क़याम जो है वो लंदन में मजीद बढ़ गया। तो इस सारे मामले में मैंने आपको ये भी खबर दी थी कि जनाब इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम में एक बहुत ताकतवर मीटिंग हुई है, जिसमें मुबैना तौर पर जनरल फैसल नसीर और ब्रिगेडियर फहीम जो है वो भी मौजूद थे। उसमें एक और ताकतवर शख्सियत मौजूद थी, खैर उसका नाम फिर आपको कभी बता देंगे। तो जनाब उन 3 लोगों ने कुछ प्रोपागेंडा किया, वहां पर कुछ मीटिंग्स हुई, कुछ मामला तय हुए कि नून लीग के स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल के साथ मिलकर मुबैना तौर पर इमरान खान को डेंट डालना है, एक चीज। दूसरा सरकारी बयानिया यह है कि इमरान खान को किसी ना किसी तरीके से जो है वो गैर मकबूल करना है। अरशद शरीफ कत्ल केस को लेकर ये अपने एस्टैब्लिशमेंट से दाग जो है वो हटाना है और इमरान खान पर जो कातलाना हमला हुआ उसके जो ताने बाने एस्टैब्लिशमेंट के साथ जोड़े जा रहे हैं, इसका गंद भी एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर से हटाना है। और तीसरा यह कि जो सरकारी बयानिया बनाया गया उसके हवाले से कुछ जो लिफाफी एंकर्स हैं और जो बगल बच्चे हैं उनको भी बुलाने का इस वक्त कोशिशें हो रही हैं कि उनको बंद कमरे में बिठाकर उस बयानिया से आगाह किया जाए और वो बगल बच्चे टीवी पर बैठकर इमरान खान के खिलाफ जनाब पूरे का पूरा प्रोपेगेंडा लॉन्च करें। लेकिन उससे पहले मैंने आपको नए आर्मी चीफ की तैनाती पर खबर देनी है कि खान साहब ने बड़ा महाज खोल दिया है। नया आर्मी चीफ कौन होगा, इस हवाले से भी खामोशी तोड़ दी गई है। ये जरा डिटेल आप सुन लें कि देखिए नाज़रीन इकराम, इस वक्त नया आर्मी चीफ की जो तैनाती है उसमें बड़ा फड्डा पड़ा हुआ है और ये फड्डा जो है वो हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान है। हुकूमत चाहती है कि हमारी मर्जी का आर्मी चीफ हो और नवाज शरीफ ने मुबैना तौर पर यह मशवरा दिया और उनका यह कार्ड था कि जनरल आसिम मुनीर की रिटायरमेंट जो है वो 27 नवंबर 2022 को होना है, जबकि 29 नवंबर 2022 को नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होनी है। तो जनाब उनको वाइस चीफ
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाकर 27 नवंबर से पहले 29 नवंबर को फुल आर्मी चीफ बना दिया जाए। यानी कि नवाज शरीफ साहब को कहा था कि जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ लगाया जाए, क्योंकि उनके जहन में यह इमेज है कि इमरान खान साहब ने जनरल आसिम मुनीर को उनके ओहदे से हटाकर कहीं और तैनात कर दिया था, तो वो इमरान खान के खिलाफ खवार खाएंगे, इमरान खान को डैमेज करेंगे और इमरान खान को रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे। तो ये सारा मामला होता है, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट ने इस नाम पर इनकार किया और यहां पर फड्डा पड़ता है और जनरल बाजवा जो है वो किसी और को आर्मी चीफ अपॉइंट करना चाहते हैं। तो इस सारे मामले के ऊपर अब इमरान खान साहब जो है वो एक प्रेशर डालने में कामयाब हो गए हैं। जो उनका लॉन्ग मार्च का असल मकसद था कि उस शख्सियत को आर्मी चीफ अपॉइंट नहीं होना देना चाहिए, तो खान साहब उसके अंदर तो कामयाब हो गए हैं। जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान में मुझे अगले आर्मी चीफ बनते हुए नजर नहीं आ रहे। मैंने आपको बहुत बार खबरें दे दी हैं कि उनके रिटायरमेंट ऑर्डर्स जो है मुबैना तौर पर फौज के अंदर जारी हो चुके हैं, जो कि आइंदा आने वाले दिनों में आप पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी देख लेंगे, जो कि अभी तक नहीं आए। तो सारे मामले में नाज़रीन इकराम अब जो नया आर्मी चीफ है वो जनाब साहिर शमशाद मिर्जा मुबैना तौर पर, और जनरल नुमान साहब का नाम भी सामने आ रहा है। ये दोनों नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर्स हैं और इनके ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो राजी हो जाएंगी। कोई इनका कोई ऐसा मामला नहीं है, कोई ऐसा स्कैंडल नहीं है, कोई ऐसे इनके मामला चलते नहीं रहे। और ये खबर जो है वो आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। इमरान खान साहब ने आज सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर पीछे हट गए हैं, इस मामले पर पीछे बैठकर सब देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ चाहता है कोई ऐसा चीफ आए जो नवाज शरीफ के मामलात और केसेस का ख्याल रखे। उन्होंने कहा कि अमेरिका से लड़ाई नहीं, मस्बत और बेहतर ताल्लुकात चाहता हूं। अमेरिका के मामले में जाती मफाद पर कौमी तरजीहात को फोकियत दूंगा। हुकूमत से मुज़ाकरात से मुतालिक इमरान खान ने यह भी कहा कि मुज़ाकरात का मैसेज आया कि कमेटी से मुज़ाकरात करें, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा कि इलेक्शन की तारीख दो, फिर आगे बात होगी। साफ शफाफ इलेक्शन ही बहरान का वाहिद हल है। अब आ जाए कि जनरल बाजवा एंड कंपनी ने जो इमरान खान की पीठ पर छुरा कोंपा है और इमरान खान साहब ने जो उनके ऊपर उल्टा वार किया, इन पर केस चलाने का जो ऐलान कर दिया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपके सामने जरा अहम तरीन तफसीलात रखता हूं कि किस तरह से खुफिया एजेंसी और ताकतवर हलकों ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी चला दी है। एक इंटरनेशनल फ्रॉडिया जो है उसको लॉन्च किया गया और निकला पहाड़, खोदा पहाड़ निकला चूही। तो ये सारा मामला इस सारे केस में हो चुका है। नाज़रीन इकराम, अब जो सबसे पहले आपने देखना है कि कल रात जो शाहजेब खानजादा साहब ने प्रोग्राम किया उमर फारूक के साथ और वो मोहरा लॉन्च हुआ है, ये आपने आप सबको वाज़ेह तौर पर पता है। अब उस मोहरे ने उमर फारूक ने जो स्टेटमेंट दी कि जनाब 2019 में इमरान खान ने शहजाद अकबर के जरिए उनसे रब्ता किया और फराह गोगी के जरिए डील हुई। अब गौर करना है कि फराह गोगी उनके ऑफिस में आई दुबई में और वहां पर उन्होंने ये सारी डीलिंग की है, वहां पर उन्होंने मुझे ये घड़ी दी है और उन्होंने ये बार्गेनिंग की, हुकूमत की पेशकश दी कि वो 50 मिलियन में इसको खरीद लें, लेकिन उन्होंने इसको 20 मिलियन रुपए में खरीद लिया और तोशा खाना में इमरान खान साहब ने 2.5 करोड़ रुपए दिए थे, जबकि उसकी ओरिजिनल प्राइस जो है वो 1 अरब 78 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसमें बताया गया कि इमरान खान साहब ने सऊदी हुकूमत की जानिब से दिए गए वो तहाइफ जो है वो कोड़ियों के भाव जो है वो बेच दिए और 2.5 करोड़ रुपए सिर्फ तोशा खाना में बेचा है। और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने ये गिफ्ट जो हैं ये मुझे डायरेक्ट सेल किए हैं, मेरे पास इसके सर्टिफिकेट भी मौजूद हैं। अब आपने इसके झूठ पकड़ने हैं, ये झूठ बड़े इंपॉर्टेंट है कि कैसे इमरान खान के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा किया गया। सबसे पहले आपने जान लेना है कि बेसिकली उमर फारूक है कौन। उमर फारूक जो है वो जनाब इनको 1 साल की सजा भी हुई थी 2003 में नॉर्वे के अंदर, 1 साल सेंटेंस इन पर लगाया गया था और फिर ये मोस्ट वांटेड पर्सन है। आज तक नॉर्वे में ये मोस्ट वांटेड पर्सन है, ये नॉर्वे का मतलूब है, इंटरपोल में भी इनका नाम जो है वो रेड लिस्ट में रहा है। और फिर 63 मिलियन नॉर्वे करेंसीज के अंदर इन्होंने एक बहुत बड़ा स्कैम किया था, एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया था, जिसमें ये अभी तक नॉर्वे पुलिस के लिए मोस्ट वांटेड पर्सन है। और फिर दूसरा उन्होंने कहा कि फराह गोगी ने मेरे ऑफिस में आकर मुझे ये चीजें दी, लेकिन इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि जनाब इसकी रसीदें भी मौजूद हैं और मैंने ये यूएई में, दुबई में नहीं बेची बल्कि पाकिस्तान में ही जनाब इसको फरोख्त किया है। रसीदें और तारीख तोशा खाना में मौजूद है, ये वाज़ेह तौर पर खान साहब ने ये बता दिया है। तो एक दो झूठ जो है वो यहां पर पकड़े गए हैं। और दूसरा आपने ये समझ लेना है कि उमर फारूक वही शख्स है जिन्होंने फैसल वापडा को लॉन्च किया था, उन्होंने ही उमर फारूक को लॉन्च किया है। और आप तस्वीर में ये भी देख रहे होंगे जो मैं आपके सामने चलवा रहा हूं कि जनाब उमर फारूक जो पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के भी बड़े करीब हैं। तो किन के कहने पर यह मोहरा लॉन्च हुआ है आपको मैंने वाज़ेह तौर पर बता दिया है। अब जनाब आ जाए कि ये जो मामला है ये बड़ा गंभीर
گمبھیر ہوتا چلا جا رہا ہے کہ جنگ گروپ لنڈن اخبار میں بھی یہ آڈیشن نہیں دیا گیا, یہ خبر نہیں دی گئی. اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان میں تو جناب آپ نے خبریں دے دی, لیکن لنڈن میں خبریں اس وجہ سے نہیں دے رہے کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ وہاں پر ان کو کیس کر دیں گے, وہاں پر یہ خبریں نہیں چلا سکتے, وہاں پر ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. تو فرح گوگی کے شوہر نے واضح طور پر کہا کہ احسن جمیل گجر جو ہیں کہ فرح گوگی عمر کو نہیں جانتی, نہ ان سے کبھی ملی ہیں. تو یہ تیسرا جھوٹ یہاں پر عمر فاروق کا پکڑا گیا ہے, جن کا شاہزیب خانزادہ جن کو عمران خان صاحب بغل بچے کہتے ہیں, اور یہ بغل بچہ کہاں سے کنٹرول ہوتا ہے, گیٹ نمبر 4 سے. اور تیسرا یہ کہ مریم نواز نے UAE سے ملنے والی گاڑی جو کہ 2 کروڑ 81 لاکھ اس کی مالیت تھی BMW, وہ انہوں نے صرف 34 لاکھ میں خریدی. اور یہ قانون کے مطابق آپ گاڑی پورے پیسوں کے اندر نہیں خرید سکتے, لیکن مریم نواز نے 2 کروڑ کی گاڑی جو ہے وہ 34 لاکھ میں خرید لی, جس کا ماڈل 2006 تھا. آپ اس کے سرٹیفکیٹ جو ہیں وہ اسکرین کے اوپر بھی دیکھ رہے ہوں گے. نواز شریف نے سعودی عرب سے جو ان کو تحفے میں ایک گاڑی ملی تھی مرسڈیز, جناب اس کو انہوں نے خریدا, اور آصف ولی زرداری نے 3 مرسڈیز بلٹ پروف گاڑیاں جو ہیں وہ توشہ خانہ سے لی ہیں. کیا اس کے اوپر بھی توشہ خانہ میں ریفرنس چلے گا کہ اس کے اوپر بھی کیس ہوگا؟ اور اب یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے, آپ اسکرین کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ بس بہت ہو چکا ہے. انہوں نے انکر شاہزیب خانزادہ نے فراڈیے کی بے بنیاد کہانی کے ذریعے مجھ پر بہتان لگایا. عمران خان نے اپنے ٹویٹر پروگرام میں کہا کہ میں نے اپنے بکلا سے بات کی ہے, اور پھر میں عمران خان نجی ٹی وی چینل جیو نیوز کے اوپر اینکر شاہزیب خانزادہ اور جال ساز کے خلاف عمر فاروق کے خلاف نہ صرف پاکستان میں بلکہ UK اور UAE میں مقدمہ چلانے کا ارادہ رکھتا ہوں, اور جلد ان کے خلاف مقدمہ کروں گا. اور عمر فاروق کے خلاف دبئی میں قانونی کارروائی کا عمران خان صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے. اور فواد چودھری نے کہا کہ رات کو ایک پروگرام میں عمر فاروق کو لایا گیا اور جھوٹ بلوایا گیا ہے. اب میں یہاں پر کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں, بڑا امپورٹنٹ سوال, آپ نے ذرا غور سے سننا ہے کہ اگر سیاستدانوں کی توشہ خانہ آپ کھول رہے ہیں, آپ عمران خان صاحب سے کھول رہے ہیں, اگر اس میں کرپشن ثابت ہوتی ہے آپ ضرور اس کو نااہل کریں. اگر اس پہ جھوٹ ثابت ہوتا ہے تو ضرور عمران خان صاحب کو نااہل کرنا چاہیے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ISPR نے وہ لسٹ بھی جاری کی, کیا ہمیں اس توشہ خانہ کا بھی ریکارڈ دیا گیا کہ جو تحفے تحائف جو ہیں وہ بہت قیمتی تحائف ملتے ہیں ہمارے آرمی چیف کو, ہمارے جتنے بھی آرم فورسز کے سربراہ ہیں ان کو آرمی کے جو ہیں وہ جو تحفے تحائف ملتے ہیں وہ پاکستان کے بنا کے اوپر ملتے ہیں, ریاست پاکستان کے نام پر ملتے ہیں, نہ کہ ان کے رینکس کے اوپر ملتے ہیں. تو کیا وہ توشہ خانہ میں جمع کروائے گئے, کیا ان کا ریکارڈ ISPR نے ریلیز کیا, کیا انہوں نے یہ توشہ خانہ میں جمع کروا کر کتنے پیسوں میں ان کو خریدا, اس کا ریکارڈ کیوں ایک ادارے کا آڈٹ نہیں ہوتا؟ تو یہ بھی بڑا اہم سوال ہے. تو جناب من اب جو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ارشد شریف کے جو قاتل ہیں وہ کیسے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں. عمر فاروق جو ہے وہ دبئی کی حکومت کے بھی بڑے قریب ہے, پاکستان کے طاقتور حلقوں کے بھی بڑے قریب ہے, اور یہ خبر ہے سب کے سامنے, یہ اوپنلی آپ کو بتایا گیا کہ ارشد شریف جو ہیں وہ جب دبئی میں موجود تھے ان پر ان کی حکومت پر دباؤ ڈالا گیا کہ ارشد شریف کو دبئی سے نکالا جائے. اور جب ارشد شریف صاحب کو دبئی سے نکالا گیا تھا تو ان کے پاس ایک آپشن موجود تھا, وہ کینیا کا موجود تھا. تو عمر فاروق جو ہے وہ اس کے تانے بانے ان کے ساتھ بھی ملنا شروع ہو چکی ہیں. کیا عمر فاروق کے ذریعے ارشد شریف کو دبئی سے نکلوایا گیا ہے؟ عمر فاروق کو ارشد شریف قتل کیس کے اندر بھی تحقیقات میں شامل کرنا چاہیے. یہ بہت بڑا کیس ہے, ہائی پروفائل کیس ہے. تو یہ ساری تفصیلات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا. اس چینل کا آپ نے لازمی خیال رکھنا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.